हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 11 का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हम नीट 2022 या फिर 2023 के लिए भी बैच मान सकते हैं। तो सभी का यूनिवर्सल वैल्यू चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं यहां आप सभी को क्लास 11, 12 और नीट के लिए बायोलॉजी की तैयारी कराता हूं। तो जब बैच नया है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास से। हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का मेन कौन कौन सा ब्रांच है। तो ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ से क्लास 11 के एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में और नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास को भी बेहतर तरीके से समझना है। इसके बाद हम लोग क्लास 11 का एक बुक का नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये बायोलॉजी शब्द बना कैसे है। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुई है। ये ग्रीक भाषा क्या होता है? तो यूनान एक देश है जहां एक भाषा बोला जाता है ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा के शब्द को हम कहते हैं ग्रीक शब्द या फिर ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक भाषा का दो शब्द है, एक है बायोज और एक है लोगस। बायोज और लोगस के मिलने से बना हुआ है बायोलॉजी। बायोज का अर्थ इंग्लिश में होता है लाइफ, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन, और लोगस का अर्थ इंग्लिश में होता है स्टडी, हिंदी में कहते हैं अध्ययन करना। यानी कि लाइफ का स्टडी करना कहलाता है बायोलॉजी, जीवन का अध्ययन करना कहलाता है बायोलॉजी। जीवन किसमें पाया जाता है? तो जीवित जीवों में। तो हम कहते हैं जीवों का अध्ययन करना भी कहलाता है बायोलॉजी। हम बायोलॉजी के परिभाषा को इस तरह से लिख सकते हैं, बायोलॉजी के परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living organisms is called बायोलॉजी। हिंदी में हम इसको बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी को कहते हैं जीवन का विज्ञान। बायोलॉजी को हम बोलते हैं जीवन का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लोग जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीव को छोड़कर बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। दुनिया में जितना भी प्रकार का जीव है, चाहे हम लोग हैं या बाकी सभी मनुष्य है, हर प्रकार का जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है, सांप है, मछली है, छोटा बड़ा हर प्रकार का पेड़ पौधा है। तो कोई भी जीव हो, जीवों का अध्ययन करना ही कहलाता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी विज्ञान का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के फादर कौन है। तो एक साइंटिस्ट अरिस्टोटल, इसे हम अरस्तु भी कहते हैं। ये जो यहाँ पर इमेज दिखाया गया है, ये अरिस्टोटल अंकल हैं, अरस्तु अंकल हैं, और ये बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 384 बीसी। बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व, बीसी का मतलब हो गया ईसवी निर्माण के भी पहले। तो 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे पहली बार योगदान दिया था, और इसीलिए अरस्तु को, अरिस्टोटल को कहा गया बायोलॉजी का फादर। इसको बोला गया फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक या फिर बायोलॉजी के पिता कौन है? तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 500 अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का स्टडी किया।
500 अलग अलग प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया और उन जंतुओं के गुणों को एक बुक में लिखा। तो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो बुक खुद हाथ से लिखते थे, क्योंकि उस टाइम में प्रेस हुआ नहीं करता था। तो अरस्तु ने सबसे पहले 500 अलग अलग प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया और एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमालियम। तो इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमालियम नाम का इन्होंने बुक लिखा था। तो बायोलॉजी का पहला बुक अरिस्टोटल ने ही लिखा और ये यूनान के ही रहने वाले थे, ये यूनान देश के ही रहने वाले थे। इन्होंने ही बायोलॉजी का पहला बुक लिखा था, बायोलॉजी के क्षेत्र में पहली बार अध्ययन किया था। इससे पहले और किसी भी व्यक्ति ने बायोलॉजी के क्षेत्र में कोई स्टडी नहीं किया, कोई बुक नहीं लिखा। तो चूंकि बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे पहला अध्ययन, पहला बुक अरिस्टोटल ने लिखा है, इसलिए अरिस्टोटल को कहा जाता है बायोलॉजी का फादर। तो ये नाम याद रखना है कि बायोलॉजी का पिता कौन? अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो दो साइंटिस्ट, एक लामार्क और एक त्रिविरेनस। लामार्क साइंटिस्ट फ्रांस के रहने वाले थे और त्रिविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। ये लामार्क अंकल हैं और ये त्रिविरेनस अंकल हैं। इन दोनों ने मिलकर के 1802 ईस्वी में पहली बार टर्म बायोलॉजी का यूज किया था। यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में लामार्क और त्रिविरेनस नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। तो 1802 ईस्वी के पहले बायोलॉजी वर्ड नहीं था। और ये जो हम बताए कि अरस्तु, जिसको बायोलॉजी का फादर कहते हैं, ये ईसा पूर्व साइंटिस्ट थे, यानी ईस्वी निर्माण के भी पहले के साइंटिस्ट थे। तो बायोलॉजी का स्टडी पहले से होता आ रहा था, लेकिन बायोलॉजी वर्ड बना था 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी के पहले बायोलॉजी नाम नहीं था, यानी जीवों का अध्ययन हो रहा था, लेकिन बायोलॉजी शब्द बनाया गया था 1802 ईस्वी में। जब बायोलॉजी शब्द बना 1802 ईस्वी में, उसके पहले बायोलॉजी वर्ड नहीं था, तो उसके पहले अरस्तु को बायोलॉजी का फादर भी नहीं कहा था। जब बायोलॉजी ही नहीं था उस टाइम में, जब बायोलॉजी नाम ही नहीं था, तो अरस्तु को बायोलॉजी का फादर कैसे बोला जाएगा? तो बायोलॉजी शब्द बना था ये 1802 ईस्वी में, और उसके बाद ही अरस्तु को कहा गया बायोलॉजी का फादर। क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पुराना बुक, बायोलॉजी का सबसे पुराना बुक देखा गया कि अरस्तु ने लिखा था, इसलिए अरस्तु को कहा गया बायोलॉजी का फादर। तो यहां पर ये लामार्क का इमेज है और ये त्रिवेरेनस का इमेज है। तो हम लोग समझ गए कि बायोलॉजी शब्द का पहली बार यूज किसने किया? लामार्क और त्रिवेरेनस ने किया। कब किया? 1802 ईस्वी में किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी को मुख्य दो शाखाओं में बांट दिया गया। हम लोग समझ गए कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में पढ़ाई करते हैं। बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया गया, एक बोटनी और एक जूलॉजी। बोटनी शब्द बना है ग्रीक भाषा के शब्द बोटने से, इसको पढ़ेंगे बोटने। तो बोटने से बना है बोटनी, और बोटने का अर्थ होता है प्लांट्स, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा का अध्ययन करना कहलाता है बोटनी। और जूलॉजी शब्द बना है ग्रीक भाषा के दो शब्द से, जून और लोगस। जून का मीनिंग होता है एनिमल्स यानी कि जंतु। अब जंतु का मतलब क्या हुआ? जानवर? तो नहीं, जंतु का मतलब जानवर नहीं होता है। पौधा को छोड़कर बाकी जितना भी जीव दुनिया में है, पेड़ पौधा को छोड़ दिया जाए, बाकी जितना भी जीव दुनिया में है सबको हम कहते हैं एनिमल्स यानी कि जंतु कहते हैं। तो हम लोग भी एनिमल्स ही हैं। तो हर प्रकार का जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, मछली, मेढक, छिपकली, ये सभी क्या है? एनिमल्स है। तो एनिमल्स यानी कि जंतुओं का अध्ययन करना कहलाता है जूलॉजी, और पेड़ पौधे का अध्ययन करना कहलाता है बोटनी। तो हम लोग बोटनी में क्या पढ़ते हैं? तो बोलते हैं कि इसमें बोटनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बोटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां लिख देते हैं स्टडी ऑफ
प्लांट्स, और यहां लिखेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर सही तरीके से एक परिभाषा बोलें तो हम इस तरह से बोलेंगे, बोटनी का परिभाषा बोलेंगे कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बोटनी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी। और जूलॉजी का परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं यानी एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम उसको जूलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो पौधे का अध्ययन करना बोटनी कहलाता है, जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। अब इन दोनों के भी फादर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इन दोनों का फादर कौन है? तो एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये हैं थियोफ्रेस्टस अंकल। तो थियोफ्रेस्टस नाम के जो साइंटिस्ट थे ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, जिसे हम बायोलॉजी का फादर कहते हैं ना, अरस्तु, अरिस्टोटल, उनके स्टूडेंट थे ये थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, पहली बार 500 अलग अलग प्रकार के पौधे का अध्ययन किया, 500 अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे का अध्ययन किया और पौधे के लक्षणों को एक बुक में लिखा। तो उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो बोटनी के क्षेत्र में पेड़ पौधे से रिलेटेड पहला बुक लिखा था थियोफ्रेस्टस ने। पेड़ पौधे का पहली बार विस्तृत अध्ययन किया था थियोफ्रेस्टस ने, इसलिए थियोफ्रेस्टस को कहा गया बोटनी का फादर। तो थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? बोटनी का फादर कहते हैं, बोटनी का फादर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बोटनी के क्षेत्र में सबसे पहली बार योगदान दिया था थियोफ्रेस्टस ने, इसलिए थियोफ्रेस्टस को कहा गया बोटनी का फादर। इन्होंने एक बुक लिखा था, कौन सा बुक लिखा था? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम का बुक इसने लिखा था। बोटनी का सबसे पुराना बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम था जो कि थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। इसके बाद समय बीता और फिर एक और साइंटिस्ट आ गए, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने आकर के इन्होंने भी बोटनी के क्षेत्र में काफी बेहतर सब जानकारी दिया, काफी ज्यादा योगदान दिया। तो कैरोलस लिनियस को भी कहा गया फादर। तो इसको कहा गया, कैरोलस लिनियस को कहा गया बोटनी का मॉडर्न फादर, इसको कहा गया बोटनी का मॉडर्न फादर। तो हम लोग बोटनी का दो तरह का फादर पढ़ते हैं, एक नॉर्मल फादर या फिर बोलेंगे ओल्ड फादर, और एक बोलेंगे आधुनिक पिता मॉडर्न फादर। तो बोटनी के जो पुराने फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस, ये हो गए थियोफ्रेस्टस अंकल, और जो मॉडर्न फादर हैं वो हैं कैरोलस लिनियस और ये है लिनियस अंकल। तो कैरोलस लिनियस को बोलते हैं बोटनी का मॉडर्न फादर और थियोफ्रेस्टस को कहते हैं बोटनी का ओल्ड फादर। ये कैरोलस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी एक बुक लिखा था पौधे से रिलेटेड, इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी नाम का बुक इन्होंने लिखा था। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नाम का बुक लिखा था। तो इतना समझ में आया। हम बोटनी किसको बोलेंगे? तो बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं उसको बोटनी कहते हैं। बोटनी का फादर कौन? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके बाद बोटनी का मॉडर्न फादर कौन? कैरोलस लिनियस। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? सिस्टेमा नेचुरी। इसके बाद इधर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो जूलॉजी है तो जूलॉजी का फादर कौन है? तो जूलॉजी का फादर अरिस्टोटल ही कहलाता है। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, इसी को कहते हैं जूलॉजी का फादर। तो अरस्तु को, अरिस्टोटल को हम बायोलॉजी का भी फादर कहते हैं
और अरिस्टोटल को हम जूलॉजी का भी फादर कहते हैं। बायोलॉजी का फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि अरस्तु ने पहली बार किसी जीव का अध्ययन किया था, इसलिए उसको बायोलॉजी का फादर कहा गया। और जूलॉजी का फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि अरस्तु ने जिस जीव का अध्ययन किया था वह जंतु था, वह एनिमल्स था। अरस्तु ने पेड़ पौधे का अध्ययन नहीं किया, अरस्तु ने पौधे का अध्ययन नहीं किया था। इन्होंने 500 अलग अलग प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था और जंतुओं के गुणों को किताब में लिखा था। तो चूंकि अरस्तु ने पहली बार जंतुओं का अध्ययन किया, इसलिए अरस्तु को जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है। तो अरस्तु को हम बायोलॉजी का फादर कहते हैं, इसी को हम जूलॉजी का भी फादर कहते हैं। तो क्या इतना समझ में आ गया? हम वीडियो के लास्ट में सारे पेज का, अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे, सारे पेज का स्क्रीनशॉट लास्ट में हम क्लिक करवा देंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो मेन ब्रांच है, बता दें कि हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, बोटनी के भी कुछ ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे और जूलॉजी के भी कुछ ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ब्रांच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ब्रांच में किसका अध्ययन, उस ब्रांच में किसका अध्ययन, इसके अध्ययन को किस ब्रांच में रखा गया है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन ब्रांच से पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का ब्रांच। तो बायोलॉजी का छोटा कई ब्रांच है। इससे बायोलॉजी को तो मुख्य 2 भाग में बांटा गया। बायोलॉजी को मुख्य 2 भाग में बांटा गया है, एक बोटनी, एक जूलॉजी। पौधे का अध्ययन बोटनी, जंतु का अध्ययन जूलॉजी। लेकिन बायोलॉजी का छोटा कई ब्रांच है। तो हम लोग एक तरफ से बायोलॉजी के सभी ब्रांच को समझते हैं। बायोलॉजी का जो सबसे पहला ब्रांच है यह है मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी का फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। क्या लिखा है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन। कोई भी जीव है, किसी भी जीव के बाहरी संरचना का अध्ययन बायोलॉजी के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि बाहर से मेरे शरीर में क्या दिखाई पड़ रहा है, मेरा फेस दिखाई पड़ रहा है, मेरा हाथ दिखाई पड़ रहा है, मेरा पैर दिखाई पड़ रहा है, मेरा बाल दिखाई पड़ रहा है, मेरा आंख दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो बाहरी संरचना है इसका अध्ययन करना कहलाता है क्या? मॉर्फोलॉजी। वहीं अगर जीव के शरीर के अंदरूनी स्ट्रक्चर का अध्ययन करें कि हमारे बॉडी में लीवर किस तरह से होता है, हमारा हार्ट कैसा होता है, हमारा लंग्स कैसा होता है, हमारा किडनी किस तरह से काम करता है, हमारे बॉडी में ब्लड किस तरह का होता है, तो जब जीव के शरीर के अंदरूनी संरचना का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एनाटॉमी, और जीव के शरीर के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन। फिर है अगला एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन। बताए ना कि जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन करना कहलाता है मॉर्फोलॉजी और जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना कहलाता है एनाटॉमी। यहां पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। या फिर क्वेश्चन रहेगा कि मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बोलेंगे जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन रहेगा कि एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, बोलेंगे जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। या फिर क्वेश्चन रहेगा जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बोलेंगे एनाटॉमी कहलाता है। तीसरा ब्रांच है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स, कोशिका तथा उसके कोशिकांगों की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज कॉल्ड सेल। तो जैसे कि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि यह एक एनिमल सेल का फिगर है, ये एक प्लांट सेल का फिगर है। आप सभी को पता होगा कि दुनिया में जितना भी जीव है सभी का शरीर सेल्स से ही मिलकर के बना है। या तो जीव का शरीर केवल एक सेल का बना है या तो एक से अधिक सेल्स का बना है। जीव का शरीर या तो एक कोशिका का बना है या फिर अनेक कोशिका का बना है। कोशिका क्या है, तो जिस तरह से दुनिया में छोटा बड़ा सभी प्रकार का घर बना हुआ है छोटे छोटे ईंटों के मिलने से, हर प्रकार के घर को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों का यूज किया जाता है। उसी तरह से हर प्रकार के जीव के शरीर को बनाने के लिए हमारा ये जो शरीर बना हुआ है,
तो हमारा शरीर एक घर है और इसको बनाने के लिए जिन छोटे छोटे ईंटों का यूज किया गया है वही छोटा छोटा ईंटा कहलाता है सेल यानी कि कोशिका। तो घर का जो ईंटा है वो तो उतना बड़ा है कि हम उसको आराम से देख सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो सेल्स है वो इतना छोटा होता है कि हम इसको आसानी से नग्न आंख से देख नहीं सकते हैं। सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ कुछ सेल्स बड़ा होता है जिसको हम लोग नग्न आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रायः सेल्स काफी छोटा होता है जिसको हम लोग नग्न आंख से देख नहीं सकते हैं। तो हम सभी जीव का शरीर, दुनिया में जितना भी पौधा है, जंतु है, चाहे बड़ा जीव है, छोटा जीव है, सभी जीव का शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। और उस सेल्स के अंदर में, फिगर में दिखाई पड़ रहा है, उस सेल्स के अंदर में बहुत सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इन सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स या केवल बोल देंगे ऑर्गेनेल्स। तो हम लोग साइटोलॉजी में मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के अंदर में जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग हैं, उनका कैसा स्ट्रक्चर है और वह किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और फंक्शन उसके कार्य का अध्ययन, एंड देयर ऑर्गेनेल्स, और सेल के अंदर जितना भी कोशिकांग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सभी के संरचना और कार्य का अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्तक का अध्ययन। ये उत्तक क्या है, ये टिश्यू का क्या मतलब है? एक समान सेल्स के ग्रुप को हम कह देते हैं टिश्यू, उत्तक। एक समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। जैसे कि यहाँ पर फिगर में हम देख रहे हैं कि ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का नाम है, भी टिश्यू के नाम से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर छोटा छोटा ये बहुत सारा सेल्स है। तो ये जो इतना बड़ा टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है ये सेल्स का ग्रुप है, और सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू। ये यहाँ पे हमको बहुत सारा सेल्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी बहुत सारा सेल्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारा हमको सेल्स दिखाई पड़ रहा है। तो एक समान सेल्स के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। समान आकृति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। हमारे शरीर में कई प्रकार का उत्तक है, जैसे ये त्वचा है, तो त्वचा पर जितना कोशिका होगा सब एक समान आकृति का होगा और एक समान कार्य करने वाला होगा, तो हम त्वचा को बोलेंगे एक उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू है ये। हमारे बॉडी में जो मांसपेशी है, मांसपेशी का सारा सेल्स एक समान डिजाइन का, एक समान कार्य करने वाला, तो हम मांसपेशी को एक उत्तक बोल देंगे। हमारा जो बोन्स है, जो हड्डी है, उसमें भी जितना कोशिका है वो भी एक समान आकृति का है, एक समान कार्य करने वाला है, तो हम पूरा हड्डी को बोल देंगे एक उत्तक। तो उत्तक का अध्ययन अगर करते हैं तो नॉर्मल तरीके से हम उत्तक का अध्ययन ऐसे नहीं कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम कोशिका या फिर उत्तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो उत्तक का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्तक का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। इतना समझ में आया। आगे है पांचवा, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, रोगों का अध्ययन। हमारे शरीर में कई प्रकार का रोग बीमारी होता है ना, जैसे मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, या फिर कोरोना हो जाता है, तो कई प्रकार का बीमारी हो जाता है। तो बीमारियों का, रोगों का अध्ययन बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है। इसके बाद है इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज, रोग के कारणों का अध्ययन। रोग किस कारण से हुआ है, क्या दूषित पानी पीने से हुआ है, क्या दूषित भोजन ग्रहण करने से रोग हो गया है, तो रोग किस कारण से हुआ है, रोग के कारणों का अध्ययन करना कहलाता है इटियोलॉजी। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर इन रिलेशन ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। हिंदी में बोलते हैं जीवन गतिविधियों के संबंध में जीवित पदार्थ के रसायन विज्ञान का अध्ययन। सीधा सा मतलब है जितना भी जीव है उस जीव के शरीर में जितना भी केमिकल्स प्रेजेंट है, हमारे शरीर के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, हम लोग रोज खाते भी हैं। हम लोग जो खाना पीना खाते हैं तो केमिकल्स को ही तो खा रहे हैं।
हम लोग रसायन प्रोडक्ट को ही तो खा रहे हैं, यानी कि चावल खाएंगे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दाल दूध अंडा से हमको प्रोटीन मिल जाता है, तेल से हमको लिपिड मिल जाता है, और सब्जी सलाद फल वगैरह सब से हमको विटामिन मिल जाता है। तो ये सभी जो है ये हो गया केमिस्ट्री प्रोडक्ट जो कि जीव के शरीर में मौजूद रहता है, और इन सभी का अध्ययन अगर हम करते हैं तो बायोलॉजी के इस ब्रांच को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो ब्रांच है ये बायोलॉजी का भी ब्रांच होता है और ये केमिस्ट्री का भी ब्रांच होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, डीएनए, आरएनए इन सब का डिटेल्स पढ़ते हैं, और ये बायोलॉजी का भी टॉपिक है और ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। कोई भी जीव अपने पर्यावरण में रहता है और पर्यावरण से वो संबंधित रहता है। अगर जीव को उसके पर्यावरण से अलग कर दिया जाए तो जीव का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है, उसको मरने का संभावना रहता है। जैसे मछली का पर्यावरण है जल, जलीय क्षेत्र, वहाँ पर मछलियाँ रहती है और जीवन की हर आवश्यकता की पूर्ति मछली वो पानी में कर लेती है। लेकिन यदि हम मछली को पानी से दूर कर दें, मछली को हम उसके पर्यावरण से दूर कर दें, तो फिर क्या मछली सर्वाइव कर सकेगी? क्या मछली जीवित रह सकेगी? सूखा में नहीं रह सकेगी, मछली मर जाएगी। हम लोग इस तरह के स्थलीय क्षेत्र में रहते हैं और हम लोग को कोई पकड़ करके समुद्र के बीच में जाकर के डुबा देगा, तो क्या समुद्र में हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं। हमारा पर्यावरण इस तरह का स्थलीय क्षेत्र है और इस पर्यावरण से अगर हमको दूर कर दिया जाए तो हमारा जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। तो जीव और उसके पर्यावरण के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि जीव पर्यावरण से दूर रह ही नहीं सकता है। तो जीव और उसके पर्यावरण के बीच जो रिलेशन है उसका स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में। इसके बाद है एंजाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का अध्ययन। एंजाइम्स का नाम सुने होंगे। एंजाइम्स वह खास प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि खास करके बड़े बड़े कंपाउंड्स को तोड़ करके उसे छोटे छोटे कंपाउंड्स में बदलने का काम करता है। बड़े बड़े यौगिकों को तोड़ करके उसे छोटे छोटे यौगिकों में बदलने का काम करता है। जैसे कि हम सबके मुंह में जब भोजन को जैसे चबाते हैं तो लार की ग्रंथि से निकलता है लार, उस लार में एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, भोजन जिसे डालते हैं चबाते हैं, तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है तो थोड़े से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके बना देता है माल्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम किया। जब भोजन नीचे पेट में जाता है तो पेट में भी कई प्रकार का एंजाइम है, रेनिन नाम का एंजाइम है, पेप्सिन नाम का एंजाइम है। ये सभी एंजाइम पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। तो भोजन के पाचन का मतलब है हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उसमें बड़ा बड़ा यौगिक है और कई एंजाइम की सहायता से वह टूटता है और टूट टूट करके लास्ट में वो छोटा छोटा यौगिक बन जाता है। तब जाकर के हमारे बॉडी का सेल्स उस छोटे छोटे पचे हुए भोजन के अणुओं को आसानी से अब्जॉर्ब कर पाती है और उसी से हमको ऊर्जा मिलता है। तो एंजाइम का अध्ययन करना कहलाता है एंजाइमोलॉजी। इतना क्लियर है। इसके बाद है एम्ब्रायोलॉजी। ये एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, निषेचन तथा भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। यहां दो तरह का वर्ड आया, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। पहले समझते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जितना भी विकसित टाइप का जीव है, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स है, उसमें बच्चे का जन्म कैसे होता है। एक होते हैं मेल पेरेंट या फिर उसको हम बोलते हैं फादर, और एक होती है फीमेल पेरेंट या जिसको बोलते हैं मदर। यानी कि एक है पिता और एक है माता। पिता के शरीर में और माता के शरीर में, दोनों के शरीर में कुछ खास प्रकार के सेल्स का निर्माण होता है जो कि संतान के निर्माण में भाग लेता है। इस खास प्रकार के सेल्स को हम कहते हैं गेमिट। फादर में बनने वाले गेमिट को कहेंगे मेल गेमिट, नर युग्मक। मदर में बनने वाले गेमिट को कहेंगे फीमेल गेमिट, मादा युग्मक। तो जब पिता का एक नर युग्मक और मां का एक मादा युग्मक आपस में जुड़ता है, यानी पिता का नर युग्मक मां के मादा युग्मक के अंदर प्रवेश कर जाएगा, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। यहां पर फिगर में
शायद दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक अंडाणु है, ओवम है। और यहाँ पर हमको कई मेल गैमेट 1 2 3 4, यहाँ पर हमको 4 मेल गैमेट दिखाई पड़ रहा है। तो मेल गैमेट 4 पीस जरूर है, लेकिन कि फीमेल गैमेट से जो फ्यूजन करेगा वो कोई एक ही करेगा, बाकी 3 मेल गैमेट बेकार रह जाएगा। तो ये बड़ा वाला जो गोल ऐसा स्ट्रक्चर है, ये है फीमेल गैमेट मादा युग्मक, और यहाँ जो पूंछ वाला जो स्ट्रक्चर है ये है मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक। तो 3-4 में से कोई एक ही नर युग्मक इस मादा युग्मक से जाकर के फ्यूजन करेगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल गैमेट एक अलग सेल, फीमेल गैमेट एक अलग सेल, 2 अलग अलग सेल आपस में जुड़कर एक हो गया। तो जब एक हो जाएगा तो हम इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइगोट, उस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जुड़ने से जाइगोट बनने की प्रक्रिया को हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बन गया, और जाइगोट का निर्माण प्रायः मां के शरीर के अंदर होता है। उसके बाद जाइगोट में होने लगता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जाइगोट में पहली बार विभाजन हुआ तो इसमें 2 कोशिका बन गया, फिर विभाजन हुआ 4 कोशिका बन गया, फिर विभाजन हुआ 8 कोशिका बन गया। इस तरह से कोशिका विभाजन करते जाता है और माँ के पेट में बच्चे का निर्माण होने लगता है। तो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे विकसित होते जा रहा है, और होते होते बड़ा होते होते जब 9 महीना पूरा हो जाता है, मनुष्य की अगर बात करें तो 9 महीना जब पूरा हो जाता है तो बच्चा जन्म लेने के लिए रेडी हो जाएगा, और फिर बच्चा माँ के सिर से बाहर निकल जाएगा। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद हम उसको बोलेंगे शिशु, और जन्म के पहले यानी कि जन्म के पहले जब माँ के पेट में बच्चा रहता है उस बच्चा को क्या बोलेंगे, उसको कहते हैं एम्ब्रायो, उसको बोलते हैं एम्ब्रायो। तो यहाँ पर लिखा है ना एम्ब्रायो। जब माँ के पेट में छोटा एम्ब्रायो बड़ा होता है, जैसे कि मान लिया कि 1 महीना का एम्ब्रायो है माँ के पेट में, छोटा सा होगा, 2 महीना तक में और बड़ा होगा, 3 महीना में और बड़ा होगा, 4 महीने में और बड़ा होगा, 9 महीना तक में और बड़ा हो जाएगा, फिर वो जन्म ले लेगा। तो जब माँ के पेट के अंदर छोटा एम्ब्रायो बड़ा होता है तो एम्ब्रायो में होने वाली इस वृद्धि को हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं परिवर्धन। यानी कि जन्म के पहले माँ के पेट के अंदर छोटा एम्ब्रायो जब बड़ा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फिर से पढ़ देते हैं, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, निषेचन कैसे हुआ, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, माँ के पेट में बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, वही घटना है। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहला गया फर्टिलाइजेशन, और माँ के पेट में जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो हिंदी में बोलते हैं निषेचन तथा भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। तो ये समझ में आया, ये हो गया एम्ब्रायोलॉजी यानी कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो का स्टडी करना कहला गया क्या, एम्ब्रायोलॉजी। इसके बाद है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स विद इन दी ऑर्गेनिजम्स, जीवों के भीतर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन। जीव के शरीर के अंदर कई प्रकार का ऑर्गन्स होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर में लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हमारा लंग्स है। तो कई प्रकार का अंग हमारे शरीर के अंदर है, वह कैसे कैसे कार्य कर रहा है, हमारा हृदय कैसे काम करता है, हमारा लीवर किस तरह से काम करता है, हमारा किडनी किस तरह से काम करता है। तो जीवों के भीतर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन करना कहलाता है फिजियोलॉजी। इसके बाद है पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन करना। जीवाश्म का अध्ययन करना कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। अब यहाँ पर हम एक फिगर देख रहे हैं, और जैसे यहाँ पर हमको कुछ जीवों का कंकाल, हड्डी वगैरह सब दिखाई पड़ रहा है ना। तो क्या है कि जो भी जीव प्राचीन काल में जिनकी मृत्यु हो गई थी, और वो या तो भूकंप में पृथ्वी के अंदर में दबा गए थे, या फिर किसी जीव की मृत्यु हुई और उनका डेड बॉडी जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके बाद धूल मिट्टी बालू ये सब का उसके ऊपर कई लेयर बन गया, और आज वो जमीन के अंदर चला गया। तो जब जमीन का आज खुदाई किया जाता है तो जमीन के अंदर से कई प्रकार के जीवों का हड्डी वगैरह सब मिलता है, पूरा का पूरा कंकाल मिल जाता है। जैसे आज डायनासोर दुनिया में नहीं है,
लेकिन कहीं कहीं जब खुदाई किया जाता है ज़मीन का, तो ज़मीन के अंदर डायनासोर का पूरा कंकाल हमको देखने के लिए मिलता है। तो जीवों का कोई भी बचा खुचा अवशेष, तो होता क्या है कि जब जीव की मृत्यु होती है, जीव ज़मीन के अंदर में दब जाता है, तो जीव के शरीर में जो भी मुलायम सब पार्ट है, जैसे कि त्वचा है, मांसपेशी है, जो कोमल सब हिस्सा है, वो तो सड़ गल करके लिक्विड बन करके मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो हार्ड पार्ट है, जो कठोर भाग है, जैसे कि हड्डी कठोर भाग है, हड्डी सड़ता गलता नहीं है। हड्डी लाखों करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर में सुरक्षित रह जाता है। तो करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर वगैरह सब मर करके जमीन के अंदर में दबा गया था, और आज भी उसका हड्डी सुरक्षित है। और कहीं कहीं से जब खुदाई किया जाता है तो डायनासोर का पूरा कंकाल निकलता है। तो कई प्रकार के जीवों का कंकाल निकलता है, और इसी कंकाल को हम बोल देते हैं क्या, जीवाश्म कहते हैं। यानी कि जीव का कोई भी अवशेष जो कि पृथ्वी के अंदर में मौजूद रहता है, उसको हम कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म का अध्ययन करना कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। तो एक डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीवाश्म का अध्ययन किया, और जीवाश्म के अध्ययन से यह पता चल जाता है कि वह जीव दुनिया में कितना वर्ष पहले जीवित था। तो जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर डार्विन ने ही सबसे पहली बार बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है। यानी कि मनुष्य का जो कंकाल निकलता है, मनुष्य से पुराना कंकाल जब निकाला जाता है ना, जब मनुष्य से पुराना जीवाश्म जब निकाला जाता है, तो उस जीवाश्म में पता चलता है कि कुछ कुछ लक्षण बंदर का भी था। और पुराना जीवाश्म निकाला जाता है तो और बंदर का था, और पुराना जीवाश्म और बंदर से लक्षण मैच करता था। बहुत पुराना जीवाश्म पूरा बंदरे होता था। मतलब इसी के आधार पर डार्विन ने कहा था कि आज जो दुनिया में मनुष्य है, इसका पूर्वज बंदर था। आधुनिक मानव बंदर से ही विकसित होकर के बना है, और काफी पहले दुनिया में केवल बंदर हुआ करता था, मनुष्य नहीं था। और बंदर में ही परिवर्तन होते होते आज कई करोड़ वर्ष का समय लगा, और इसके बाद आज जाकर के आधुनिक मानव का उत्पत्ति हो गया। तो जीवाश्म का अध्ययन करना क्या कहला गया, पैलियोंटोलॉजी। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एटीसी। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ एटीसी का अध्ययन। जितना भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव हम किसको कहते हैं, इतना छोटा छोटा जीव जिसको हम लोग नग नाक से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सब ऐसा जीव है, हालांकि वायरस को हम एक कंप्लीट जीव नहीं कहते हैं, वायरस को हम एक कंप्लीट जीव नहीं कह सकते हैं। इसका रीजन हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे। लेकिन कि जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो नाम सूक्ष्म जीव का है, ये सब इतना छोटा जीव होता है कि हम इसको नग नाक से नहीं देख सकते हैं। इन जीवों का शरीर केवल एक सेल का बना हुआ है, एक ही कोशिका का बना है। माइक्रोस्कोप में दिखेगा, नग नाक से नहीं दिखेगा। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना कहलाता है क्या, माइक्रोबायोलॉजी। अब फिर है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का अध्ययन। बैक्टीरिया नाम का सूक्ष्म जीव होता है ना, सूक्ष्म जीव को कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव को बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ अलग सूक्ष्म जीव को वायरस कैटेगरी में रखा गया, किसी को प्रोटोजोआ कैटेगरी में रखा गया। तो सूक्ष्म जीवों को कई ग्रुप में बांट दिया गया है। तो बैक्टीरिया वाले सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई पड़ रहा है, यही है बैक्टीरिया। ये जितना पीस है, ये सब छोटा छोटा अलग अलग बैक्टीरिया है, खास करके पानी सब में पाया जाता है, और मनुष्य में कई प्रकार का बीमारी भी उत्पन्न करता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारे लिए लाभदायक है। और कई प्रकार का बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में जाएगा, बीमारी उत्पन्न करेगा। फिर है वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, विषाणु का अध्ययन। अब वायरस भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव हो गया। जैसे कि यहाँ पर ये एक वायरस का इमेज है, ये एक वायरस है, फिर ये अलग वायरस है, ये सब फिर अलग अलग वायरस होगा। तो वायरस जो है ये बैक्टीरिया से ज़्यादा छोटा होता है। तो वायरस का अध्ययन करना कहलाता है वायरोलॉजी। इसके बाद है प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ का अध्ययन करना कहलाता है प्रोटोजोलॉजी। यहाँ पर ये जो हम इमेज देख रहे हैं, ये एक्चुअल में पैरामीशियम है। 1 पीस 2 3 4 इस तरह से ये पैरामीशियम है, और पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ कैटेगरी का होता है। तो ये जो पैरामीशियम का फिगर है, ये सभी प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्मजीव है जिसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोलॉजी। इसके बाद है पारासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पारासाइट्स
परजीवी का अध्ययन। परजीवी क्या होता है? कोई भी जीव जो कि किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर के ऊपर रहता है या तो उसके शरीर के अंदर रहता है और उसी जीव के शरीर से भोजन को प्राप्त करता है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं परजीवी। जैसे मान लिया कि हमारे सिर में ढीला है, जूं है, और वो हमारे सिर पे रहता है और हमारे ब्लड को वह पी करके अपना पेट भी भरता है। तो ढीला जूं एक जीव है जो कि वो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर में है और उसी जीव से भोजन खा रहा है, तो हम ढीला को बोल देंगे क्या? परजीवी, पैरासाइट। अब बच्चे के पेट में कई बार जोंक हो जाता है, बच्चे के पेट में कई बार पेट के अंदर में जोंक हो जाता है, तो वह जोंक कहाँ पर रहता है? तो वो बच्चे के शरीर के अंदर रहता है। वो क्या खाता पीता है? तो बच्चे के शरीर के अंदर जो खाना पीना रहता है उसी को वो खा पी लेता है। एक इमेज में दिखाया गया है कि ये जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत को थोड़ा सा यहाँ जूम किया गया तो पता चला कि छोटी आंत में एक यहाँ पर कृमि है, एक कृमि है, यानी कि एक जोंक है। तो ये कोई भी जीव जो कि किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर के ऊपर रहे या उसके शरीर के अंदर रहे और उसी जीव के शरीर से भोजन को प्राप्त करे, ऐसे जीवों को हम कहते हैं परजीवी, पैरासाइट। और परजीवी का अध्ययन करना कहलाता है पैरासिटोलॉजी। हम यहाँ पर देखें कि सूक्ष्मजीव कई प्रकार का, जैसे कि कुछ सूक्ष्मजीव हो गया बैक्टीरिया, कुछ हो गया वायरस, कुछ हो गया प्रोटोजोआ। तो क्या क्या अंतर होता है? थोड़ा थोड़ा अंतर बता देते हैं, अभी तो डिटेल्स बताने का टाइम नहीं है। इस तीनों में से बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, इस तीनों में से सबसे साइज में बड़ा होता है प्रोटोजोआ, इससे साइज में छोटा होता है बैक्टीरिया और सबसे साइज में छोटा होता है वायरस। इस तीनों में से सबसे ज़्यादा हानिकारक, सबसे खतरनाक हमारे लिए है वायरस। वायरस हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है और वायरस द्वारा होने वाला बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके बाद बैक्टीरिया जो है, ये हमारे लिए कुछ बैक्टीरिया हानिकारक है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी है। प्रोटोजोआ भी हमारे लिए, कुछ प्रोटोजोआ हमारे लिए हानिकारक होता है, कुछ प्रोटोजोआ हमारे लिए लाभदायक भी होता है। तो बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी और परजीवी पैरासाइट का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। यहाँ सबका इमेज देख रहे हैं कि यह है बैक्टीरिया, ये है वायरस, ये है प्रोटोजोआ और ये हो गया परजीवी, पैरासाइट का फिगर है। आगे बढ़ते हैं। अब है 18 नंबर में जेनेटिक्स। बायोलॉजी का अगला ब्रांच है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आनुवंशिकता तथा विविधता का अध्ययन। दो तरह का वर्ड है, हेरिडिटी और वेरिएशन। इस दोनों का अध्ययन करना कहलाता है क्या? जेनेटिक्स। अब हमको समझना पड़ेगा कि हेरिडिटी का क्या मीनिंग है और इस वेरिएशन का क्या मीनिंग होता है। पहले समझते हैं कि हेरिडिटी का क्या मतलब है। माता पिता से बच्चे का जन्म होता है और बच्चे में माता पिता का आनुवंशिक लक्षण ट्रांसफर कर जाता है। हम लोग देखते हैं कि माता पिता यदि गोरे हैं तो उनका बच्चा भी गोरा हो जाता है, माता पिता सांवले हैं तो उनका बच्चा भी प्रायः सांवला हो जाता है, माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी बड़ा होकर के लंबा हो जाता है, माता पिता कम हाइट के हैं तो संभावना रहता है कि बच्चा भी बड़ा होगा तो उसका हाइट बढ़ने सकेगा, बच्चा का हाइट भी थोड़ा सा कम ही रह जाएगा। माता पिता के चेहरे का डिजाइन जैसा होता है, बच्चे का भी चेहरे का डिजाइन लगभग उसी टाइप का हो जाता है। जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को देख करके कोई कहता है कि देखो इसकी आंखें मम्मी पर गई है, देखो इसका जो बाल है वो पापा के समान है, देखो इसका जो गाल है वो इसके दादी पर गया है। तो इस तरह से बात बोला जाता है क्योंकि बच्चे में जो लक्षण आता है वो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से आता है। तो बच्चे में माता पिता का लक्षण जो ट्रांसफर करता है, इस विधि को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा माता पिता का आनुवंशिक लक्षण उसके बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। यानी कि कहेंगे माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का उसके बच्चे में ट्रांसफर करना। एक मिनट, ध्यान देना है। माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का उसके बच्चे में ट्रांसफर करना कहलाता है हेरिडिटी। इसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब है? हम तो इतना समझ गए कि बच्चे में माता पिता का लक्षण आता है लेकिन फिर भी वह बच्चा
हूबहू 100% अपने माता पिता के समान नहीं होता है। उस बच्चे में माता पिता की तुलना में कुछ अंतर हमको देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि बच्चा हूबहू माता पिता का फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी नहीं होता। अगर जीवों में लैंगिक जनन होता है, यदि बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कभी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक जनन के दौरान जो बच्चा जन्म लेता है वह बच्चा हूबहू अपने पेरेंट के समान दिखता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हुआ है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले बच्चे में माता पिता का कैरेक्टर तो जाएगा, लेकिन वह जो बच्चा है वह हूबहू अपने माता पिता के जैसा नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें अंतर होगा। हम हैं, मेरे में मम्मी पापा का लक्षण है, लेकिन फिर भी हम हूबहू, अब मेरा जो फेस है वो मम्मी पापा के जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर है। आप सभी में, आप सभी के माता पिता का लक्षण है, लेकिन आप सभी हूबहू अपने माता पिता के जैसे दिखते नहीं हैं, कुछ ना कुछ अंतर है। इसी अंतर को हम कहते हैं वेरिएशन। यही अंतर कहलाता है क्या? वेरिएशन। यानी कि माता पिता से बच्चे में जो अंतर हमको देखने के लिए मिलता है, उस अंतर को कहते हैं क्या? वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है? माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का उसके बच्चे में ट्रांसफर करना हेरिडिटी कहलाता है। वेरिएशन क्या है? तो एक ऐसा मापदंड जो कि बच्चे को माता पिता से डिफरेंट करता है, यानी कि माता पिता और उसके बच्चे में जो अंतर हमको देखने मिलता है वो अंतर कहलाता है वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन बायोलॉजी के जिस ब्रांच में किया जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन? तो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल नाम का साइंटिस्ट, उसी को कहते हैं जेनेटिक्स का फादर। अगला है टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे, जिसे हम बोटनी का मॉडर्न फादर कहते हैं, कैरोलस लिनियस। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया था, हर प्रकार के पौधे का वर्गीकरण किया, हर प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण वाला चैप्टर आगे आएगा, और वैसे अगला वीडियो जो होगा वो भी इंट्रोडक्शन का ही होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में पौधे के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। अभी थोड़ा सा जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताते हैं, जैसे कि कबूतर है, तोता है, हंस है, शुतुरमुर्ग है। तो ये सब जो पक्षियां हैं, सब का गुण आपस में मैच करता है। तो सबको एक साथ एक ग्रुप में डाल दिया गया, एक वर्ग में रख दिया गया, कहा गया कि ये ग्रुप हो गया पक्षी का। जैसे कि मनुष्य है, गाय है, बकरी है, हाथी है, शेर है। इन सब में एक कॉमन लक्षण है कि सबकी जो मादाएं हैं वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो इन सभी जंतुओं को एक ग्रुप में रख दिया गया और बोला गया कि ये हो गया मैमेलिया ग्रुप, मैमल्स का ग्रुप, स्तनधारी, है ना। तो मिलते जुलते लक्षण वाले जीवों को एक ग्रुप में रखा जाता है, और इस जीव से ये जीव अलग टाइप का है तो उसको फिर अलग ग्रुप में रखा जाएगा। तो जीवों का वर्गीकरण किया गया है, पौधे का वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया है, जंतुओं का वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग पौधे के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसी को कहते हैं टैक्सोनोमी। इसके बाद है इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ the origin of life and the gradual differentiation और descent of species, जीवन की उत्पत्ति तथा विभिन्न जातियों के क्रमिक विभेदीकरण का अध्ययन। इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति पहली बार पृथ्वी पर कैसे हुई। इस ब्रह्मांड में अभी तक में जो पता चला है कि केवल पृथ्वी ही एक ग्रह है जहां पर जीवन फल फूल रहा है। तो यहाँ का कुछ ऐसा वातावरण है जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन फल फूल रहा है। तो एक समय था, प्राचीन काल में एक समय था जब पृथ्वी का वातावरण काफ़ी ज़्यादा गर्म था, और एक गर्म वातावरण में यहाँ कोई भी जीव रहता नहीं था, यहाँ पर जीवन उत्पन्न ही नहीं हुआ था। जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण ठंडा होते चला गया, यहाँ पर धीरे धीरे जीवन उत्पन्न हुआ। पहले छोटा छोटा सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुआ था, उसके बाद उसी में परिवर्तन होते होते दुनिया में आज विभिन्न प्रकार का जीव मौजूद है
है कि नहीं। तो पहली बार दुनिया में जीवन कैसे उत्पन्न आया, तो फर्स्ट लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर पहली बार कैसे हुई थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम जैसे बोले कि पहली बार कुछ सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया या बैक्टीरिया टाइप का ही कुछ कुछ सूक्ष्मजीव पहली बार दुनिया में उत्पन्न हुआ था, और फिर उसका लगातार पीढ़ी आगे बढ़ते गया। हर पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तन होते गया। सूक्ष्म जीवों से धीरे धीरे विकसित होकर के छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा टाइप का बनना शुरू हो गया। फिर कीड़े मकोड़े से और थोड़ा बड़ा कीड़ा मकोड़ा बनना शुरू हो गया, और उससे फिर और थोड़ा सा बड़ा टाइप का जीव बना, और धीरे धीरे जो है चूहा टाइप का जीव बन गया। चूहा टाइप से खरगोश टाइप का जीव बन गया। खरगोश टाइप से बंदर टाइप का बन गया, और बंदर टाइप से मनुष्य विकसित होकर के बन गया। तो ये तो मानव का एक जो विकास का प्रोसेस रहा है। बहुत पहले जो पहला स्तनधारी था वो चूहा टाइप का होता था, और चूहा टाइप में परिवर्तन होते होते वो खरगोश टाइप के जीवों में विकसित हुआ। खरगोश टाइप से विकसित होकर के वो बंदर टाइप का बन गया। बंदर टाइप से विकसित होकर के वो मनुष्य में विकसित हो गया। तो दुनिया में आज जितना भी जीव है सबका पूर्वज कुछ और ही था। ऐसा नहीं कि आज जो जीव दुनिया में जिस रूप में है प्राचीन काल में भी ये सभी जीव उसी रूप में थे, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला जीव उत्पन्न हुआ था यहाँ पर सूक्ष्म जीव, और आज दुनिया में जितना भी जीव है सभी उसी सूक्ष्मजीव से विकसित होकर के बना है। तो किस तरह से क्रमिक विकास हुआ है, किस तरह से क्रमिक विकास हुआ, अलग अलग प्रकार का दुनिया में अलग अलग जाति का जीव जो विकसित हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसमें, इवोल्यूशन में। फिर से पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंट ऑफ स्पीसीज। जीवन की उत्पत्ति तथा विभिन्न जातियों के क्रमिक विभेदीकरण का अध्ययन करना कहलाता है इवोल्यूशन। जैसे कि हम यहाँ पर मानव के उद्भव और विकास का एक इमेज के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। ये है आधुनिक मानव। सबसे पहले आधुनिक मानव का जो पूर्वज, वो जिसको हम बंदर बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बंदर दिखाया गया है, और काफ़ी समय के बाद बंदर में परिवर्तन हुआ। कई लाख वर्ष गुजरता है तब जाके थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो बंदर का लगातार पीढ़ी आगे बढ़ते गया, और धीरे धीरे जो बंदर पहले 4 पैर से चलता था, धीरे धीरे वो अब 2 पैर से चलना शुरू किया। अब आगे का जो पैर था वो धीरे धीरे हाथ टाइप में कन्वर्ट होने लगा, लेकिन ये थोड़ा झुक करके चलता था धीरे धीरे, और फिर ये हल्का सीधा होने लगा, और फिर धीरे धीरे और सीधा हो गया, और धीरे धीरे उसको अपना समझदारी हुआ, तो फिर धीरे धीरे ये कपड़ा भी पहनना शुरू किया, और इसका दिमाग भी ज़्यादा तेज हो गया। तो पहले का जो पूर्वज हुआ करता तो उसके पास बहुत ज़्यादा तेज दिमाग नहीं होता था। तो बंदर से ही विकसित होकर के आधुनिक मानव बना है, जो कि हम इस इमेज के माध्यम से समझ रहे हैं। तो ये है मानव का इवोल्यूशन। मानव का विकास किस तरह से हुआ। इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विकास, या बोलते हैं क्रम विकास, कि दुनिया में जितना भी आज जीव है ये सभी प्राचीन काल के सरल जीवों से विकसित होकर के बना है, तो क्रमिक रूप से बना है। और एक आगे की ओर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग होता है कि हमेशा वो आगे को ही बढ़ते जाएगा, और वो बैक नहीं हो सकता। जैसे कि बंदर से मनुष्य बन गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि बंदर ये मनुष्य विकसित होकर के फिर कभी बंदर बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मनुष्य विकसित होकर के और कुछ अलग बनेगा, लेकिन कि वापस बंदर फिर से नहीं बन सकता है। तो जीवों में जो क्रमिक विकास होता है उसका अध्ययन करना कहलाता है क्या, इवोल्यूशन। बायोलॉजी का हम लोग देख लिए 20 ब्रांच। अभी हम लोग अगली वीडियो में बोटनी के भी ब्रांच को देखेंगे, फिर हम लोग जूलॉजी के भी ब्रांच को देखेंगे। आप सभी को बता दें कि यदि आपको नोट्स लेना है तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, और उसमें जाकर के आपको सर्च करना यूनिवर्सल बायोलॉजी। यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल आपको वहाँ सर्च करने पर मिल जाएगा, उसके अंदर जाना है, और नीचे ज्वाइन बटन होगा, आपको वहाँ जाकर के खुद से ज्वाइन हो जाना है। तो आपको इस ग्रुप में आप शामिल हो जाइएगा, आप खुद से शामिल हो जाइएगा, और यहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। आप मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आनंद कुमार बायो मेरा यूजर नेम है, और आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पर भी हम इसका नोट्स भेज देंगे। तो अभी हम सारे पेज का हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवाते हैं, और स्क्रीनशॉट करने के लिए लाइट को क्या बंद कर दें, क्या ऐसे साफ दिखाई पड़ रहा है, जरा सा हम चेक कर लेते हैं पहले।
हाँ साफ ही तो दिखाई पड़ रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। हर पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करवाते हैं। इसका लेना है, इसके बाद इसका भी लेना है, फिर इसका भी लेना है, 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 फिर इसका भी लेना है। और यहाँ हमारा आज का ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। तो हम लोग अगले वीडियो में, अभी इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले वीडियो में हम लोग बोटनी के ब्रांच को समझेंगे, थोड़ा सा प्लांट किंगडम के बारे में समझेंगे, दुनिया में कितना तरह का पेड़ पौधा होता है इसके बारे में भी समझेंगे। और जैसे ही इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा और हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और चैप्टर को हर टॉपिक, चैप्टर के हर टॉपिक हम लोग एक तरफ से समझ करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।